नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन में जो हमारा वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर है, सिलेबस में मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर दिया हुआ है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस एक वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर लें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम वेक्टर एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए वेक्टर होता क्या है। यहाँ पर वेक्टर जो है एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ये वीडियो इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ जहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों को मदद हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर में अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी कि वेक्टर वो होता है जिसके जहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ की पॉइंट्स को कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी क्वांटिटी जो मीजरेबल है, विच आर मीजरेबल, जो कि आसानी से मेज़र करी जा सकती है। जैसे कि एक कार है, वो चल रही है तो उस वहाँ पर हम मेज़र क्या कर सकते हैं, वो उस कार की हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी कि एक घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है। इस प्रकार से इन सारी क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि फोर्स, टाइम, लेंथ, मास, ये सारे क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, एक तो स्केलर और दूसरा वेक्टर। जब हम बात करेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की तो स्केलर में क्या होता है, जहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर की जब बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। इसको आप समझते चलें, आगे क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो देखिए जब हम बात करेंगे स्केलर की तो यहाँ पर हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अ बॉक्स इज़ 200 kg। अ बॉक्स इज़ 200 kg, एक बॉक्स है जो 200 kg का है। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड शो हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 200 शो हो रहा है, पर डायरेक्शन शो नहीं हो रही है। एट अ सेम टाइम अगर हम यहाँ बात करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, तो वो क्या होता है, तो देखिए फोर्स, वेलासिटी, एसिलरेशन, मूव्स जो है डायरेक्शन होती है। फोर्स, वेलासिटी, एसिलरेशन, इन सब में डायरेक्शन होती है। कैसे, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक बॉक्स है, उस पर हमने फोर्स लगाया। अब देखिए जिस दिशा में फोर्स लगाएंगे वो उसी दिशा में मूव करेगा। तो यानी कि हम फोर्स लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं मूव करेगा, तो जो मूव करेगा एक डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे आप देखिए, इसको समझ लीजिए, जब आप उसका फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगा, एक डायरेक्शन में मूव करेगा, और जिस भी डायरेक्शन में वो मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हम ये बात कह सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन है। यानी कि यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड था और यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो इस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस आपको समझ में आया। स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, आगे हम बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में लेंथ है, सपोर्ट है और सेंस होता है। जैसे कि जब हम वेक्टर के चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वेक्टर में लेंथ होगा। लेंथ मतलब सपोज़ करिए हमें कोई भी शो करनी है तो हम यहाँ पर शो करेंगे, जैसे ये एक लेंथ है ए बी, ये लेंथ शो हो रही है। और सपोर्ट होगा, एक डायरेक्शन होगी, या तो हम ईस्ट ईस्ट से वेस्ट जाएंगे या फिर हम नॉर्थ से साउथ आएंगे। तो इस प्रकार से एक सपोर्ट होगा इसमें, और एक सेंस होगा। सेंस इन द सेंस हम ए से बी की बात करेंगे या बी से ए की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखिए, लेंथ, सपोर्ट और सेंस। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे हमने मान लीजिए एक लाइन ये ड्रॉ करी जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ पर आप साइड को लेके पर्टिकुलर मत होइए कि ईस्ट इधर शो कर दिया या वेस्ट इधर शो कर दिया। अगर हमने इधर ईस्ट कहा तो इस समय यहाँ पर ही ईस्ट है। अब ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर इट रिप्रेजेंट एज पी क्यू, और हम ऐसे स्टार बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है, ये ईस्ट से वेस्ट को शो कर रहा है। या फिर हम पी क्यू में ऊपर एक इस प्रकार से सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं। तो इस लाइन सेगमेंट को हम ड्रा कर सकते हैं, या एक रे का टाइप, ये जो निशान है, रे का निशान आप देखते हैं, इसे आप ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक इनिशियल पॉइंट है और एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। हम जानते हैं रे एक तरफ से, जब हम रे को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तरफ से रे जो होती है
वो स्टार्ट होती है और दूसरी तरफ एरो बनाते हैं, यानी कि वो उधर अप टू फाइनाइट वो इनफाइनाइट जा सकती है, फाइनाइट या इनफाइनाइट वो जा सकती है। तो इसीलिए इस प्रकार के रिप्रेजेंट को हम रे कहते हैं, हमको पता है। और ये हमारा एक लाइन होता है, लाइन सेगमेंट हम इसको कहते हैं। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, क्लास 6, 7 में, 5th में पढ़ाई जाती हैं। और जब इस तरीके से हम किसी को जो दोनों तरफ ही मूव कर सकती है उसे हम लाइन कहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस की, तो यहाँ पर जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम किसी भी बात को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ए बी, यानी यहाँ पर हम जो डायरेक्शन हमें ये शो कर रही है कि ए से बी तक। क्लियर है। अब देखिए जैसे दूसरे में मैंने लिखा है वेस्ट से ईस्ट, सेम डायरेक्शन मैंने सेम रखी है, लेकिन अब देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वेस्ट से ईस्ट रिप्रेजेंटेशन की, तो पी क्यू पॉइंट्स भी मैंने सेम रखे। अब क्यू से पी जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्यू से पी की डायरेक्शन लिखेंगे। यहाँ पे पी क्यू, देखिए यहाँ पे पी क्यू ये डिनोट कर रहा है कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ पर क्यू पी ये डिनोट कर रहा है कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी एक बार हम इस तरफ जा रहे हैं और एक बार हम इस तरफ आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट करता है। और जब पी क्यू को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं और बीच में ये साइन लगा देते हैं मॉड का, तो ये मैग्नीट्यूड शो करता है। क्लियर है। आप इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अभी और चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। जब हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर की, तो देखिए दो वेक्टर जो होंगे दो वेक्टर हमेशा इक्वल होंगे जब उनकी लेंथ समान होगी। दो वेक्टर हमेशा इक्वल होंगे जब उनकी लेंथ समान होगी। आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। दो वेक्टर इक्वल होंगे जब उनकी लेंथ समान होगी, जब उनकी लेंथ समान होगी, एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन, और वो एक सेम डायरेक्शन में होंगे, तभी वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर है। अब देखिए कैसे, जैसे एक वेक्टर है ए से बी और एक वेक्टर है पी क्यू। अब ए बी बराबर है पी क्यू के, मैंने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है मैग्नीट्यूड, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड पी क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मैग्नीट्यूड आर सेम्स, दे आर पैरेलल। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर वो पैरेलल है, दे आर इन द सेम। और चूंकि सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दो वेक्टर इक्वल कहलाएंगे जब उनकी लेंथ बराबर होगी और वो सेम डायरेक्शन में होंगे। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि जीरो वेक्टर क्या है। अब देखिए जीरो वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो जीरो वेक्टर क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। अब जीरो वेक्टर की जब हम बात करेंगे, तो हुज मैग्नीट्यूड, जीरो वेक्टर की जब बात करेंगे, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी माने होता है मनमाना, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मैग्नीट्यूड जीरो होगा, और क्या होगा, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, जिनका मैग्नीट्यूड एक होगा, जिनका मैग्नीट्यूड एक होगा वो यूनिट वेक्टर होंगे, यानी अगर यूनिट बराबर 1 है तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। यहाँ पर थोड़े से कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। देखिए ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो एलटी ग्रेड का होगा उसमें मैथ में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस प्रकार डायरेक्ट डिफिनेशन से होंगे, तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अब लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए जब लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे, इफ़ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो वो लाइक वेक्टर्स हैं। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, दो वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, तो फिर वो लाइक फ्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है पी क्यू और ए बी, चूँकि इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये लाइक वेक्टर्स हैं। इफ़ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ईस्ट से वेस्ट है एक वेस्ट से ईस्ट है, तो फिर ये अनलाइक वेक्टर्स हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं। तो कोलिनियर और पैरेलल की वेक्टर बात की अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए एक वेक्टर दिया है पी क्यू और एक वेक्टर दिया है आर एस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अब बात करते हैं कि चूँकि डायरेक्शन जब सेम होगी, कोलिनियर की बात हम ये करेंगे एक ही लाइन पर स्थित। हमको पता है कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है जब एक ही लाइन पर स्थित हों, जब दोनों एक ही लाइन पर स्थित हों। मान लीजिए दिया ए बी सी, तो यहाँ पर आप देखिए वेक्टर ए बी, यहाँ देख सकते हैं वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी दोनों एक ही, चूँकि डायरेक्शन सेम है और एक ही लाइन पर हैं, ये यानी कि ये क्या है, इनका डायरेक्शन भी सेम है और इनका जो है डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या है हमारे कहलाएंगे, ये कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो कोलिनियर और पैरेलल यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं
को इनिशियल वेक्टर की बात करते हैं। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? को इनिशियल जब वेक्टर की हम बात करेंगे तो वहाँ हुज वेयर स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी सेम। को लीनियर वेक्टर की हम बात करेंगे जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। जैसे कि अभी देखिए एक एंगल हमने इस तरीके से ड्रा किया है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ही, चूंकि दोनों निकल रहे हैं, एक रे इधर जा रही है एक रे इधर जा रही है, तो एक वेक्टर इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर जा रहा है। तो ए इनिशियल पॉइंट है, ए से बी, और टर्मिनल पोस्ट हम कहते हैं, लास्ट वाले पॉइंट को टर्मिनल कहते हैं। तो अब देखिए इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, तो आप देख सकते हैं दोनों का, यानी वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का टर्मिनल पॉइंट एक ही है, इसलिए ऐसे वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर करते हैं। को प्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं? व्हेन टू और मोर वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन सरफेस। जब दो या दो से अधिक वेक्टर जो होते हैं एक ही सरफेस में एग्जिस्ट, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो ये सारे को प्लेनर वेक्टर हैं, यानी कि एक वेक्टर में एक ही प्लेन सरफेस में, एक ही सेम प्लेन सरफेस में ये वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं जब सम सेम टर्मिनल पॉइंट हो, यानी कि जब दोनों काफ़ी कई वेक्टर्स का एंडिंग पॉइंट जो हो वो सेम हो। सब देखिए सारे वेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आके एग्जिट कर रहे हैं, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो ऐसे वेक्टर को हम को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं। अगर हम निगेटिव वेक्टर की बात करते हैं, देखिए निगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो देखिए निगेटिव वेक्टर का सिर्फ इतनी सी बात है, आप इसे ध्यान से यहाँ पे समझें। हम ए से बी एक डायरेक्शन में वेक्टर शो कर रहे हैं, और मान लीजिए ए बी वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है डी से सी। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसे हमें लिखना चाहिए सी डी, और एरो हम इधर बनाएंगे, यानी हमें पता है अगर इधर जा रहा है वेक्टर ए बी तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। और वेक्टर अगर यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, मान लीजिए वेक्टर हमारा इधर जा रहा है तो हम इसको लिख रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट भी अगर हमें करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करें ए बी वेक्टर। अब वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी ए, लेकिन हम इसको बी ए ना लिख के हम इसको डायरेक्शन ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ पर हम इसको ए बी लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम माइनस रिप्रेजेंट कर देते हैं। दैट मीन्स ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो ये ए बी इस डायरेक्शन में है, अब ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर जो है वो डी सी है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसे हमने माइनस ए शो कर दिया, यानी कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार से नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए नॉर्मली हम जब एडिशन करते हैं, स्केलर एडिशन जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? 5 + 2 = 7 इज अ स्केलर एडिशन हो जाता है। बट वी कांट ऐड 5 सेंटीमीटर 2 मीटर। भाई हम 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तो जोड़ सकते हैं, अगर हमें जोड़ना है तो हम 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तो जोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते? हम 5 सेंटीमीटर में 2 मीटर नहीं जोड़ सकते। देखिए कई जगह पे ऐसे डिस्टेंस लिखी होती है 5 सेंटीमीटर 2 मीटर, हम उसमें ऐड करके नहीं लिख सकते, बस उसको साथ ही में लिख देते हैं। तो होता क्या है, इस प्रकार से हम इसको ऐड नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। वेक्टर में हमारा एडिशन भी कुछ इसी तरीके से होगा। कैसे होगा? देखिए ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्रेंगल लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है? ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए if two vectors can be represented by two sides of a triangle taken in order, then the third side represents their resultant taken in reverse order। मान लीजिए दो वेक्टर दिए गए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर हमारा ए बी है, एक वेक्टर बी सी है, ठीक है। अब ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल दिया गया है हमें यहाँ पर, और हमारा एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल का एक फॉर्म हो गया। तो देखिए जो हमारा थर्ड वेक्टर होगा, थर्ड साइड जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों का रिजल्टेंट, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। यानी अगर ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर मूव कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इधर नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन रिवर्स ऑर्डर में होगी। ये देखिए मैंने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? अगर दो वेक्टर इस प्रकार से फॉर्म है तो जो थर्ड साइड होगी वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के रिजल्टेंट को, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? इफ़ टू को इनिशियल वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल फॉर्म द सेम इनिशियल पॉइंट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। इफ़ टू को इनिशियल वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम, then the diagonal form the same initial point represent the resultant। जीरो इज द को इनिशियल पॉइंट। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक पैरेललोग्राम मैंने फाइंड किया, अब हमको मालूम है पैरेललोग्राम में क्या होता है,
भाई पैरेललोग्राम में डायरेक्शन बराबर हैं, अब आप देखिए साइड्स बराबर हैं, अब साइड बराबर हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ओ बी जो होगा, जो ओ बी है वो ए पी के बराबर होगा, हमको पता है। अब ओ बी की भी यही डायरेक्शन है और ए पी की भी यही डायरेक्शन है। अब ओ बी वेक्टर ओ बी ए पी के बराबर है। अब वेक्टर ओ बी ए पी के बराबर है और वेक्टर ओ ए और ओ बी, वेक्टर ओ ए और ओ बी अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को समझा है। तो वेक्टर ओ ए और ओ बी की अगर हम बात करेंगे, ये इक्वेशन 1 है। मान लीजिए इक्वेशन हमने 1 फॉर्म, ओ ए ओ बी इक्वेशन 1 फॉर्म कर ली, तो ओ ए और ए पी ये क्या होगा, ये ओ पी के बराबर होगा। अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था लास्ट टाइम, यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में बताया था कि अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन जो है एक ऑर्डर में लिए गए हैं तो जो थर्ड साइड होगी वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को भी रिवर्स ऑर्डर में। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम बात करते हैं, अब देखिए पुरानी जो किताबें थी वहाँ पर ओल्ड बुक में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता था बोल्ड से, यानी सी बना देते थे बोल्ड फॉर्म में, थोड़ा सा जैसे एक नॉर्मल सी बना, एक ये बोल्ड फॉर्म में सी बना देते थे, इससे रिप्रेजेंट करते थे। बट नाउ अ डेज इट रिप्रेजेंटेड बाई ए बी और इस पर उसके ऊपर ऐसे हम एक रे ड्रॉ करते हैं, इसे ही वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करते हैं, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन इज कम्युलेटिव। हम जानते हैं कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है। कम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो सेम वेक्टर में भी फॉर्म होता है पी प्लस क्यू, वेक्टर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी। इसी प्रकार वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब देखिए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये कि पैरेललोग्राम बनाया। अब इस पैरेललोग्राम में देखिए हमने सारा कुछ ड्रॉ कर दिया है और साइड्स भी दे दी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। हमको पता है ट्रायंगल ओ बी सी की अगर हम बात करते हैं तो ओ बी सी में हमको पता है ओ बी प्लस बी सी बराबर ओ सी होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो ओ बी प्लस बी सी बराबर वेक्टर ओ सी होगा। ठीक है, क्लियर है? और डायरेक्शन देखिए बदल दी, यहाँ पे ओ बी और बी सी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ट्रायंगल का ये डायरेक्शन ही इसमें इंपॉर्टेंट, हमने ओ सी लिखा, हमने सी ओ नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ए प्लस बी इज इक्वल टू आर हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर हो गया। ये इक्वेशन 1 फॉर्म कर ली हमने। आगे देखते हैं, अब ट्रायंगल ओ डी सी देख लेते हैं। ओ डी सी में क्या है, ओ डी प्लस डी सी, ओ डी प्लस डी सी सेम डायरेक्शन है और इसको हमने रिवर्स कर दिया, हमने इसे तुरंत बदल दिया, ओ सी कर दिया। ओ सी वेक्टर ओ सी के बराबर होगा, वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर डी सी बराबर वेक्टर ओ सी होगा, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बराबर वेक्टर आर होगा। 1 और 2 इक्वेशन को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से कि वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, तो आर आर यहाँ पर है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। क्लियर है? तो ये हो गई कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। कैसे वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, इसको थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एसोसिएशन का मतलब ये होगा कि 2 + 3 + 4, जैसे हम 2 + 3 + 4 जोड़ें तो 7 आता है। ऐसे ही हम चाहे इसमें ये ना करके हम पहले 2 + 3 कर दें और उसके बाद 4 जोड़ दें, तो यही होता है एसोसिएशन। यानी कि हम 2 इधर रखें और +3 + 4 एक ब्रैकेट में कर लें, यानी इधर जोड़ा तो हमने आया 4 + 3 7 आया और 7 में 2 ऐड किया तो 9 आया। या फिर हम ये कर लें कि 2 + 3 पहले जोड़ लें, 2 + 3 पहले जोड़ा तो हमारा कितना आया 5 आया और हमने +4 कर दिया तो 9 आ गया, तो दोनों ही बराबर हो गए। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। हम देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर इसको हमने रिप्रेजेंट किया है वेक्टर को इस प्रकार से, एक डायरेक्शन ये एक डायरेक्शन ये और ये हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अब ओ ए बी में अगर आप देखते हो तो क्या होगा, ओ ए बी में ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ये देखिए ओ बी लिखा है, बी ओ नहीं लिखा है, क्योंकि ये ट्रिंगल जो अभी हमने आपको पीछे ट्रिंगल ला बताया है उसके अकॉर्डिंग ये मैंने लिखा है। अब ट्रिंगल ओ बी सी में ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी होगा, ड्यू टू ट्रिंगल ला होगा, अभी पीछे बताया है। तो यहाँ पर ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ओ सी। अब देखिए ये इससे हमारी ये पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्लियर है आपको? इतनी चीज़ समझ में आ रही है? अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देख लें, ए बी सी इस वाले ट्रायंगल में हम देख लेते हैं तो ए वेक्टर ए बी, अब देखिए यहाँ पे आप देख लेते हैं
थोड़ा सा हम इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब इस वाले ट्रेंगल की बात करें, इस वाले ट्रेंगल की अगर हम देखें तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, और इधर डायरेक्शन बदल जाएगी, फिर से देखिए ए सी हो जाएगा, वेक्टर ए सी हो जाएगा। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए सी वेक्टर हो जाएगा। अब ट्रेंगल ओ ए सी में देख लेते हैं, ट्रेंगल ओ ए और सी इस वाले ट्रेंगल में देख लेते हैं। तो ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू, तुरंत ये बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। ये पहली इक्वेशन थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन थी, हमने जो अभी यहाँ पर फॉर्म करी थी, और ये हमारी यहाँ पर दूसरी इक्वेशन आ गई। तो पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्लब कर देते हैं, तो यहाँ पर हम पाएंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक ब्रैकेट में प्लस वेक्टर सी। तो ये इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। अब आप बात कर लेते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। अब देखिए, जब बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे ए पॉइंट बी हमने ऐसे डिनोट कर दिया, पर वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं। जब स्केलर प्रोडक्ट डिनोट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रिप्रेजेंट करेंगे, और जब क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी होगा। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू पाई। दो वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा वो हमेशा थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में ही होगा, ये श्योर है। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देखिए स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, मॉड, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की, अगर हम बात करते हैं, देखिए वीडियो बहुत लंबा नहीं करते हैं, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को मैं कंप्लीट करूँगा, तो हमारे साथ बने रहें। मैथ का पूरा सिलेबस जो LT ग्रेड से रिलेटेड है उसे हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड करिए जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैथ सिलेबस से LT ग्रेड या GIC का एग्ज़ामिनेशन देना चाह रहे हैं, UPTGT PGT का एग्ज़ामिनेशन देना चाह रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यदि कोई स्टूडेंट 12th कर रहा है, 11th कर रहा है, तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।